Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about menstrual health that has been now declared as a fundamental right by the Supreme Court guaranteed under Article 21. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो इट रीड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारी जो जीने का अधिकार है, हमारा जो जीने का अधिकार है या हमारी जो फ्रीडम है उसको अनड्यूली स्टेट कर्टेल नहीं करेगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 कि हमें अनड्यूली स्टेट हमें प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, हमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं देगा या हमें कैप्टिवेट नहीं करेगा, हमें जेल में नहीं डालेगा। ये सिंपल सा मीनिंग निकल करके आता है। But with time, Supreme Court has interpreted Article 21 again and again and has expanded its scope, its ambit. जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21 वो है फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस ऑफ 1981। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न था कि ये जो राइट टू लाइफ गारंटी करता है आर्टिकल 21, ये सिर्फ एक मियर सर्वाइवल के फॉर्म में राइट गारंटी किया जा रहा है। मतलब यहां पे जो जीवन का अधिकार है क्या ये सिर्फ लिटरल सेंस में जिंदा रहने का अधिकार है या मीनिंगफुल जीवन की बात करता है। देखिए, मतलब ये आइडिया समझाने के लिए मैं अक्सर एक गाना क्लास में गाता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ फिर से यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। एक गाना है, आपने अक्सर सुना होगा, सांस लेना भर ही यहाँ बस जीना नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, नाम के लिए जिंदा है, तो उसको जीवन नहीं कहेंगे। अगर थोड़ा हम डायनामिक तरीके से सोचें, थोड़ा ह्यूमन तरीके से सोचें, तो सिर्फ सांसें लेना जीवन का इंडिकेटर नहीं है। जीवन, इंसानी जीवन का मतलब थोड़ा सम्मान हो, उसमें डिग्निफाइड तरीके से हम जिए, मीनिंगफुल हो, पर्पस हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 21 को लेकर के ये एक बड़ा डिबेट आया 1981 में इन दिस फ्रांसिस केस कि ये जो आर्टिकल 21 है इसके अंदर राइट टू लाइफ की जो बात की गई है, टॉक्स अबाउट टू राइट्स, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और राइट टू लाइफ की अगर खासकर बात की जाए तो क्या ये नैरो सेंस में है, इट टॉक्स अबाउट मियर सर्वाइवल, या इट टॉक्स अबाउट हैविंग अ मीनिंगफुल, पर्पसफुल, डिग्निफाइड लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस केस में फैसला सुनाया कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है वो नैरो सेंस में नहीं है, इट इज इन अ डायनामिक वाइडर ह्यूमेन सेंस। मतलब सरल भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 का एम्बिट एक्सपैंड करते हुए राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी बना दिया। सो नाउ आर्टिकल 21 guarantees us right to life and liberty, but right to life in dynamic sense, wider sense, that is right to life with dignity। अब हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज हो जो हमारे डिग्निटी के खिलाफ है, और डिग्निटी अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। डिग्निटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, डिग्निटी इज व्हाट वी आर इंटाइटल्ड जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ए ह्यूमन। इंसान होने के नाते जो ट्रीटमेंट हम डिजर्व करते हैं वो सब कुछ डिग्निटी के अंदर आएगा। तो अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए कर दिया कि नाउ आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। तो अब डिग्निटी क्या है, किन किन चीजों के होने के बाद माना जाएगा कि हमारा लाइफ जो है वो डिग्निफाइड लाइफ है। अब ये जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गई कि नाउ सुप्रीम कोर्ट शुड डिफाइन व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मस्ट बी कॉल्ड एज डिग्निफाइड लाइफ। और यही किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसिव जजमेंट्स में, आने वाले कई सारे जजमेंट्स में
जो फ्रांसिस जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 का उसने एम्बिट एक्सपैंड किया, और फिर डिग्निटी के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब सक्सेसिव जजमेंट्स में उन्होंने डिफाइन किया। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, आपको अगर पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो आप एक तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है वो एक तरीके से पहले नैरो सेंस में जब माना जाता था, दैट वाज जस्ट अ नेगेटिव राइट, नेगेटिव सेट ऑफ राइट, बट विथ its expansion in its scope as a result of Francis judgment in 1981, Supreme Court made it a positive right. Supreme Court also talked about enabling condition, not just absence of constraint. मैं जानता हूं कि मैं कई सारे पॉलिटिकल थ्योरीज का यहाँ पे एक साथ जिक्र कर रहा हूं. आई जस्ट होप यू आर एबल टू अप्लाई दिस. अगर आपकी बेसिक पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल डिफरेंस बिटवीन negative rights and positive rights, and Supreme Court expanded the ambit of Article 21 and made it positive set of rights after Francis judgment in 1981. और डिग्निटी के लिए, डिग्निफाइड लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी है वो सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेसिव जजमेंट्स में एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जाम्पल, इन ओल्गा तेली केस सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू मीनिंगफुल लाइवलीहुड इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ. और भी कई सारे जजमेंट, जैसे कि एक जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, फ्री वाटर एंड एयर. अगर हमें पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है, हवा स्वच्छ नहीं है, तो हमारा कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, गारंटीड अंडर आर्टिकल 21. क्योंकि ये जीना, गंदा हवा सांस लेकर के अगर हम जी रहे हैं तो ये जीना कोई जीना नहीं है, दैट इज अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन. प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हर एक इंसान उसके कल्चर से संबंधित जो हेरिटेजेज है उसका प्रोटेक्शन होना डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी है. राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अ फुल डेवलपमेंट, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर. इस तरीके के कई सारे सक्सेसिव जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट्स को ऐड किया है. जैसे अगर हम बात करें यूथेनेसिया को लेकर के, राइट टू डाई को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में अरुणा सानबाग केस में पैसिव यूथेनेसिया को लीगलाइज कर दिया. मतलब पैसिव यूथेनेसिया मींस जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है दैट कुड बी विड्रॉन फ्रॉम ए पेशेंट हु इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसी पैसिव यूथेनेसिया के प्रोसीजर को थोड़ा और डिटेल में एक्सपैंड करते हुए कहा कि राइट टू डाई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ. यानी कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी. अगर एक इंसान ठीक से जी नहीं पा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसका जीना जो है वो मौत से भी बदतर हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में है, जीवन बहुत दर्द में है, उसका रिकवर होना अब नामुमकिन है, तो उस केस में उसको डिग्निफाइड डेथ देना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी. सो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई विथ डिग्निटी. तो पैसिव यूथेनेसिया का जो अधिकार है या एक तरीके से जो नियम है उसको फर्दर एक्सपैंड करते हुए कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया. पैसिव यूथेनेसिया अलाउ कर दिया गया था 2011 में, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. उन्हीं प्रोसीजर को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. एक इसी तरीके का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आर्टिकल 21 से संबंधित. राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017. प्राइवेसी, हम अपने निजी जीवन में क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं अपने निजी जीवन में, प्राइवेट लाइफ में. प्राइवेट लाइफ का मतलब जिससे दूसरे के जीवन में हम कोई इंपैक्ट ना कर रहे हो, तो वो हमारे जीवन का अधिकार है. हम अपने प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करें, दैट शुड नॉट बी कंसर्न ऑफ एनी अदर सिटीजन या इवन कंसर्न ऑफ द स्टेट. एंड राइट टू प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट राइट फॉर हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ. अपने निजी जीवन में कुछ भी करें, उससे स्टेट को क्या लेना देना, उससे बाकी लोगों को क्या लेना देना. जब तक हम दूसरे के जीवन में इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं तब तक
रिमेन्स मैटर ऑफ आवर प्राइवेट लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को बना दिया फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि डिग्निटी के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम उसको नए नए जजमेंट्स में डिफाइन कर रहा है। अब राइट टू प्राइवेसी बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी के बेसिस पे और नई नई कुछ जजमेंट्स निकल करके आई। जैसे नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर लॉजिकली ये क्वेश्चन रखा गया कि अगर राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, देन हाउ होमोसेक्सुअलिटी कैन बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। उस टाइम में आईपीसी के सेक्शन 377 के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले के जजमेंट्स में इस आईपीसी के सेक्शन 377 को लीगल भी कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लॉजिकल क्वेश्चन रखा गया नवतेज सिंह जौहर केस में कि होमोसेक्सुअल लोग अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं तो वो तो प्राइवेट लेवल पे एंगेज हो रहे हैं और स्टेट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो लॉजिकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये आर्गुमेंट रखा गया नवतेज सिंह जौहर केस में कि सिंस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, सो होमोसेक्सुअलिटी कैन नो लॉन्गर रिमेन ए क्रिमिनल ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट को ये लॉजिक मानना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में आईपीसी 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब उसके बाद से होमोसेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। कॉन्सेंसुअल सेम सेक्स एक्टिविटी इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। राइट टू प्राइवेसी को ही अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरिया केस, जिसको सफीन जहान केस भी कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ एडल्ट्स टू मैरी पर्सन ऑफ ए चॉइस इज ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 बाई एज पर सुप्रीम कोर्ट इन हरिया या सफीन जहान केस। जोसेफ साइन केस इन 2018 सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को, जहां पे दो एडल्ट्स आउटसाइड देयर मैरिज इंगेज इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज को कहा जाता है एडल्ट्री, उसको भी डिक्रिमिनलाइज किया, क्योंकि लॉजिकली दो एडल्ट्स प्राइवेट में अगर एडल्ट्री कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ द स्टेट। तो अप्लाइंग दिस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट को एडल्ट्री को भी डिक्रिमिनलाइज करना पड़ा इन जोसेफ साइन केस। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन केस में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज करते हुए साफ साफ कहा कि हम एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, क्योंकि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इनटू प्राइवेट अफेयर्स ऑफ सिटीजन्स सिंस प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, बट वी होप दैट अडल्ट्री विल रिमेन अ सोशल क्राइम। समाज में इसको अभी भी खराब माना जाता रहेगा और समाज में इन जनरल लोग अडल्ट्री प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट लीगली adultery cannot be considered as a criminal offense considering the logical inconsistency since right to privacy is a fundamental right. So I hope I have made you understand enough about article 21. आर्टिकल 21 कितना डायनामिक है और कैसे ये फर्दर एक्सपैंड होता जा रहा है। इसी लाइन में इस करंट न्यूज को देखिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन फॉर गर्ल्स एंड विमेन is a fundamental right guaranteed under article 21. right to life with dignity के अंदर ये menstrual health and hygiene भी आना चाहिए। अगर adequate facility women को and girls को available नहीं होती है with respect to menstrual health and hygiene, like sanitary pads available नहीं होता है, proper disposal system नहीं है, clean toilets and water available नहीं है, तो it is violating their dignity, it is violating their right to privacy, and that is how their rights under article 21 is being violated. और फिर if article 21 के इस एम्बिट को एक्सपैंड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को आदेश दिए कि अपने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको बढ़िया टॉयलेट सिस्टम रखना है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, और टॉयलेट के अंदर सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब आपको अवेलेबल कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्ल्स की आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ की राइट्स वायलेट होती है, क्योंकि कई सारे स्कूल्स में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इस कारण से गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, जिस कारण से एक दूसरा फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन भी वायलेट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में
ये जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन का मामला है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 एंड 21A दोनों से जोड़ करके देखा है, और सारे स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो उनको आदेश दिए हैं कि आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर कराएं ताकि गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इंश्योर हो पाए। आर्टिकल 21 के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2023 में आर्टिकल 21 के ऊपर ये प्रश्न पूछा था। Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution for progressive society. Explain with एग्जाम्पल रिगार्डिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड ये प्रश्न था। आज जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप बड़े आराम से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कैसे फ्रांसिस जजमेंट के बाद नाउ आर्टिकल 21 इज नो लॉन्गर ए नेगेटिव राइट रादर अ पॉजिटिव सेट ऑफ राइट्स। Next topic is about stem cell therapy, not a clinical solution for autism as per Supreme Court. Important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology as well as GS paper 4 Ethics paper. ऑटिज्म क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चों को कम्युनिकेट करने में, लोगों से इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। बचपन में 3 साल की उम्र के बाद से ऑटिज्म जनरली विजिबल होने लगता है कुछ कुछ बच्चों के अंदर। एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ बच्चों को कुछ तरीके की समस्या होती है। मतलब पॉइंट ये है कि ऑटिज्म कोई एक स्पेसिफिक तरीके का लिमिटेशन नहीं है। इसमें अलग अलग तरीके के चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग बच्चों में। किसी बच्चे में जिसके अंदर ऑटिज्म का प्रॉब्लम, ऑटिज्म इशू है, उसमें कुछ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। किसी में कुछ, जैसे कोई बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता फ्रीली, कोई बच्चा जो है वो सोशल इंटरैक्शन से थोड़ा घबराता है, कोई बच्चा जो है वो साउंड या लाइट को लेकर के बड़ा सेंसिटिव होता है। सो द पॉइंट इज कि ऑटिज्म डिसऑर्डर इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टाइप, इट इज और इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ लिमिटेशंस या चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल हु आर एफ्लिक्टेड विथ ऑटिज्म। इसीलिए ऑटिज्म को कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम मतलब इसमें अलग अलग तरीके की चैलेंजेस देखने को मिलती हैं और उसमें भी जो सीवियरिटी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑटिज्म की समस्या बच्चों में, जैसा मैंने आपको कहा, जनरली 3 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती है। ऑटिज्म के कारण बच्चों का सोशल इंटरैक्शन लिमिट हो जाता है, ये सब कुछ चैलेंजेज होती हैं। बट ऑटिज्म का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। बच्चा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बड़ा डीप इंटरेस्ट डेवलप करने लगता है। फॉर एग्जांपल नंबर्स में, पैटर्न में उसका बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। कोई बच्चा जो बढ़िया पेंटिंग करने लगता है, ये जनरली ऑटिज्म फेस करने वाले बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑटिज्म। इन वन वर्ड, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल चैलेंज which happens amongst growing children causing spectrum of disorders. अब स्टेम सेल थेरेपी के बारे में समझते हैं। हमने ऑटिज्म के बारे में समझ लिया, अब स्टेम सेल थेरेपी के बारे में समझेंगे, फिर इस करंट न्यूज पे आएंगे। यू सी, स्टेम सेल थेरेपी को समझने से पहले समझना होगा अबाउट स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल समझने से पहले समझ लेते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स इन आवर बॉडी, वो तो आप जानते ही हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन आवर बॉडी। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज जब यूनाइट हो जाते हैं कई सारे, तो उनसे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे लीवर बनेगा, किडनी बनेगा। अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स which further divides down and creates more stem cells. वैसे सेल्स को कहा जाता है स्टेम सेल्स। देखिए, एक स्टेम सेल है, अगर इस सेल के अंदर एबिलिटी है टू फर्दर डिवाइड इनटू न्यू सेल्स, न्यू स्टेम सेल्स, देन दिस काइंड ऑफ सेल इज नोन एज स्टेम सेल। सो अ पैरेंट सेल या मदर सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। अगर ऐसा किसी सेल के अंदर फीचर है तो उस सेल को कहा जाता है स्टेम सेल। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, नॉट ऑल सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड
and create new daughter cells. Some of the cells have this ability to divide and create new daughter cells. Those cells are known as stem cells. अब स्टेम सेल्स की अगर टाइप की बात करें तो यहां पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा. स्टेम सेल्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. एक है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स विच इज फाउंड इन एम्ब्रॉयोस. एम्ब्रॉयोस क्या होता है देखिए, जब एग ऑफ अ वुमन इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म ऑफ अ मैन तो पहले बनता है जाइगोट. जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग. वो जाइगोट फिर थोड़ा डेवलप होकर के बनता है एम्ब्रॉयनिक सेल, एम्ब्रॉयोस. मतलब बच्चे के बनने की जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत में जो सबसे पहला सेल बनता है वो होता है एम्ब्रॉयनिक सेल. जाइगोट जैसा कि मैंने आपको कहा फर्टिलाइज्ड एग, एग को फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म, उससे बना जाइगोट, जाइगोट से बनता एम्ब्रॉयस. अब वो जो एम्ब्रॉयो होता है वो एक सेल है और वही फर्दर ब्रेक डाउन कर करके नए नए सेल्स बनाता है और उन सेल्स और भी ब्रेक डाउन करके फिर अलग अलग टिश्यूज बनते हैं. उन टिश्यूज से फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और जिससे बच्चे का पूरा शरीर बनता है. तो एम्ब्रॉयनिक सेल इज अ स्टेम सेल, क्योंकि वो एम्ब्रॉयनिक सेल जो है वो एक स्टेम सेल है. उससे नए नए स्टेम सेल्स बनते हैं, फिर अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और बच्चे का पूरा शरीर 9 महीने में तैयार होता है. तो ये तो एम्ब्रॉयोज में देखने को मिलता है. दूसरा हमारा जो एडल्ट बॉडी है, सोमैटिक्स बॉडी, उसके अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं. जो एम्ब्रॉयोज हैं, हम भी कभी एम्ब्रॉयो स्टेज में होंगे. उस टाइम में जो एम्ब्रॉयोज था उसको कहा जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल. अब जब हम बड़े हो गए, हमारा शरीर डेवलप हो गया, तो भी हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स बिकॉज दे स्टिल हैव कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन एंड क्रिएट न्यू सेल्स. लेकिन ये जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल होता है एंड जो एडल्ट बॉडी में स्टेम सेल होता है उसमें एक मुख्य अंतर होता है. एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट. प्लूरीपोटेंट मतलब एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं, प्लूरीपोटेंट होते हैं वो. उसका मतलब ये है कि उनसे हर एक तरीके का सेल बन सकता है. एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जो एम्ब्रॉयस के अंदर होता है, उस स्टेम सेल के ब्रेक डाउन होने से लीवर के सेल्स भी बनते हैं, किडनी के सेल्स भी बनते हैं, ब्रेन के सेल्स भी बनते हैं. तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, स्किन, लीवर, किडनी, ब्लड, वो सारे सेल्स एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से बन सकते हैं. और वही सारे सेल्स जो है बन बन करके फिर हमारा बॉडी तैयार होता है. ठीक है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है प्लूरीपोटेंट. तो प्लूरीपोटेंट होता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल. प्लूरीपोटेंट का मतलब इट कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी. लीवर, किडनी, स्किन, सब कुछ बनता है. जब हमारा बॉडी बन करके तैयार हो जाता है, जब हम एडल्ट बन जाते हैं, उसके बाद भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्टेम सेल्स रहते हैं. जैसे लीवर के अंदर कुछ स्टेम सेल्स हैं, बट वो स्टेम सेल जो है वो सिर्फ लीवर के ही सेल्स बना सकता है. लीवर के ही सेल्स बना सकता है. किडनी के अंदर स्टेम सेल्स होगा, वो किडनी के ही सेल्स बना सकता है. ऐसे सेल्स को कहा जाता है मल्टीपोटेंट. एडल्ट बॉडी के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं, बट सच स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट. मल्टीपोटेंट मतलब दे विल डिफरेंशिएट, they will create new cells but only of a specific type. For example, adult body के अंदर जो blood cell होगा, blood के अंदर जो multipotent stem cell होगा, उससे ब्रेक करके आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा, प्लेटलेट बनेगा, ये तीनों बनेंगे. बट इससे लीवर के सेल्स नहीं बन सकते. एडल्ट बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, ब्लड रिलेटेड स्टेम सेल्स हैं, उससे ब्लड के ही सेल्स बनेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. उससे किडनी के सेल्स नहीं बन सकते, लीवर के सेल्स नहीं बन सकते. तो सरल बात यह है कि एक बार ध्यान से समझिए, शुरुआत से हमारे जीवन की कहानी समझिए. स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, बना जाइगोट. जाइगोट डेवलप्स इनटू यूनिसेलुलर एंटिटी जिसको कहा गया एम्ब्रॉयो.
तो हम सब पहले एम्ब्रॉयो फॉर्म में होते हैं. एम्ब्रॉयो इज ए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बिकॉज दिस स्टेम सेल कैन डिसइंटीग्रेट इनटू स्टेम सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. उससे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बन सकते हैं. जब एक बार बॉडी ऑर्गन्स तैयार हो गए, हमारा बॉडी तैयार हो गया, तो उसके बाद हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, जिनको कहा जाता है सोमैटिक स्टेम सेल्स. एंड दे आर मल्टीपोटेंट, मतलब दे कैन ब्रेक डाउन बट दे कैन क्रिएट ओनली ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. जैसे ब्लड सेल जो होगा वो खाली ब्लड रिलेटेड सेल्स बनाएगा, लीवर का जो सेल होगा वो लीवर रिलेटेड सेल बनाएगा, किडनी का जो सेल होगा वो किडनी रिलेटेड सेल बनाएगा. सो दीज काइंड ऑफ स्टेम सेल्स इन एडल्ट बॉडी हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अब मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो एडल्ट बॉडी में देखने को मिलता है, उसके अलावा एडल्ट बॉडी में यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स भी देखने को मिलते हैं. नाम से ही समझिए, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो हैं जिसमें लीवर के अंदर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होंगे जो लीवर के अलग अलग तरीके के सेल्स बना पाएंगे. विद इन द लीवर ओनली भी तो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना, तो लीवर के अंदर के अलग अलग टाइप के सेल्स को बना पाएगा जो स्टेम सेल, उसको कहा जाएगा मल्टीपोटेंट. बट मान लीजिए कि WBC, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल एक है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, जो एक स्टेम सेल है. एंड इफ WBC इज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ ओनली WBC, तो उसको कहा जाता है यूनिपोटेंट. तो जो एम्ब्रॉयो होता है वो होता है प्लूरीपोटेंट. हमारी जो ग्रोन अप बॉडी है उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स के अंदर कुछ सेल्स जो स्टेम सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट सेल्स हैं. मतलब लीवर के अंदर जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है वो लीवर से रिलेटेड अलग अलग सेल बना पाएगा. उसके अंदर कुछ यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो लीवर के अंदर भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल ही बना पाएगा. लीवर के अंदर भी लीवर का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बना पाएगा. किडनी के अंदर किडनी का स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बना पाएगा. उसको कहा जाता है यूनिपोटेंट. टोटीपोटेंट, अब जब इतना सुन ही रहे हो तो यह भी समझ लो, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स आर दो सेल्स दैट फॉर्म इंटायर ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली जब हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं तो वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो हमारा एम्ब्रॉयनिक सेल है उसको हम लोग प्लूरीपोटेंट सेल भी कहते हैं. उसको टोटीपोटेंट भी कहा जा सकता है. टोटी से यहां मतलब है टोटल बॉडी, टोटल. तो टोटल बॉडी, टोटी मीन्स टोटल. यहाँ पे टोटल बॉडी गेट्स डेवलप फ्रॉम दैट एम्ब्रॉयोज ओनली. दैट इज वाई एम्ब्रॉयो इज ऑल्सो नोन एज टोटीपोटेंट. तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं. ये जो ऑप्शंस मैंने दिए ना, चारों के चारों सही दिए हैं, ताकि इसी के बहाने आपका रिवीजन भी हो जाए अलग अलग सेल्स के बारे में. तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल, बोथ एम्ब्रॉयनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक टिश्यूज लाइक प्लेसेंटा. सो जब हमारा फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म में हम होते हैं, जाइगोट फॉर्म में होते हैं, तो उसको कहा जाता है टोटीपोटेंट. हम टोटीपोटेंट स्टेज में है, जो सेल उस टाइम में है दैट इज टोटीपोटेंट. फिर उसके बाद जब एम्ब्रॉयज बन जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. जब हमारे बॉडी डेवलप हो जाती है तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, जैसे लीवर के अंदर मल्टीपोटेंट सेल्स भी होगा, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स भी होगा. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो है उससे लीवर के अंदर अगर है तो लीवर रिलेटेड तमाम सेल्स बनेंगे. लेकिन यूनिपोटेंट अगर स्टेम सेल है विद इन द लीवर, तो लीवर के अंदर भी एक स्पेसिफिक टाइप का ही वो सेल बना पाएगा. ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और मैंने एकदम डिटेल में कराने की कोशिश की है, क्योंकि यूपीएससी ने एक आधा बार सवाल पूछा है इन सेल्स के ऊपर कि स्टेम सेल्स के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो स्टेम सेल्स वो होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड होकर के नए नए सेल्स बना सकते हैं, उससे नए नए टिश्यूज बना सकते हैं, उससे नए नए ऑर्गन्स बन सकते हैं. स्टेम सेल्स एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जब होता है तो उसको कहा जाता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. एम्ब्रॉयो से पहले जब जाइगोट फॉर्म में है तो उसको कहा जाता है टोटीपोटेंट, क्योंकि सारा बॉडी उसी से बन करके आता है. तो टोटीपोटेंट स्टेज में होता है, या जाइगोट फॉर्म में जब हम होते हैं तो उसको कहा जाता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल. जाइगोट से जब बन जाते हैं एम्ब्रॉयोज तो उसको कहा जाता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. बहुत बार जब एबॉर्शन करा दिया जाता है बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है तो बेसिकली उसमें एम्ब्रॉयोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है.
एम्ब्रॉय जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है दैट इज समटाइम्स गिवन डिवोटेड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। उससे क्या है कि एम्ब्रॉयो एक तरीके का स्टेम सेल है एंड दैट टू प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो एम्ब्रॉयो से अलग अलग तरीके के बॉडी ऑर्गन्स डेवलप किए जा सकते हैं इन लैब इटसेल्फ, और उसको उस बॉडी ऑर्गन को डेवलप करा के फिर किसी इंसान को जिनकी बॉडी का वो ऑर्गन फेल हो चुका है, जैसे किसी का किडनी फेल हो चुका है, तो किसी एम्ब्रॉयो का जिसका एबॉर्शन किया गया है उस मदर से उस एम्ब्रॉयो को लिया गया। उस एम्ब्रॉयो जो कि एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, उससे अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप किया गया। जैसे एक पेरेंट्स को बच्चा नहीं चाहिए तो उन्होंने एबॉर्शन कराया। एबॉर्शन कराने का दो तरीका हो सकता है, या तो जो एम्ब्रॉयो है उसको किल कर दिया जाए या उस एम्ब्रॉयो को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। वो एम्ब्रॉयो एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करके अगर लैब में लेकर के उसको डेवलप करके अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप किए जाए, उन ऑर्गन्स को फिर इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन पेशेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग। जैसे किसी की किडनी लगाई जा सकती है, किसी का लीवर लगाया जा सकता है, मतलब लीवर का कुछ हिस्सा उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस तरीके से एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल होता है फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट। इसको कहा जाता है स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी is actually a regenerative medicine which is used to repair any diseased या dysfunctional part of any body organ। तो स्टेम सेल थेरेपी में क्या किया गया, मान लीजिए किसी इंसान का लीवर जो है वो थोड़ा डैमेज हो गया है, तो उसमें लीवर के स्टेम सेल्स डाल करके और उसको डेवलप करा करके और उसके लीवर को ठीक कर दिया गया। तो स्टेम सेल थेरेपी रीजनरेटिव मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होता है टू रिपेयर द डिजीज या डिसफंक्शनल या इंज्योर्ड टिश्यू। इससे ऑर्गन रीजनरेशन भी होता है। अब ऑर्गन यानी कि पूरा पूरा नया ऑर्गन बनाया गया लैब में। ऑर्गन रीजनरेशन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से किया जाता है, तो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। उन ऑर्गन्स को लेकर के पेशेंट्स के अंदर लगाया जा सकता है। तो इसको लेकर के कई सारे एथिकल इश्यूज भी होते हैं कि भाई अब किसी और का बच्चा था, उसका एबॉर्शन करवाया, माँ बाप को नहीं चाहिए था वो बच्चा, उस बच्चे का एबॉर्शन कराया आपने, उसका एम्ब्रॉयज निकाला आपने, उस एम्ब्रॉयज की मदद से आपने अलग अलग ऑर्गन्स बनाए। उन ऑर्गन्स को निकाल करके यानी कि एक बच्चे का लीवर किडनी अलग करके आपने लैब में और फिर अलग अलग पेशेंट्स के अंदर फिट कर दिया। तो ऑर्गन रीजनरेशन जब किया जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से, तो उसको लेकर के कई सारे इथिकल इश्यूज भी आते हैं। सो आई होप आपको समझ आ रहा है स्टेम सेल थेरेपी। सबसे पहले हमने समझा सेल क्या होता है, बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा। फिर हमने देखा कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के जो होते हैं स्टेम सेल्स, जो फ्रैगमेंट हो सकते हैं इनटू अदर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जब होते हैं तो दे आर प्लूरीपोटेंट, यानी कि उससे सारे बॉडी ऑर्गन्स बन सकते हैं। एम्ब्रॉयनिक से जो पहले वाला स्टेज है जाइगोट स्टेज में जब होते हैं तो उसको कहा जाता है टोटीपोटेंट। नाम है बस, तो यहां ज्यादा नहीं घबराना है। टोटीपोटेंट जाइगोट को कहा जाता है, एम्ब्रॉयस को कहा जाता है प्लूरीपोटेंट। जब हमारा एडल्ट बॉडी बन जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं दे आर मल्टीपोटेंट, और मल्टीपोटेंट के अलावा कुछ स्टेम सेल जो होते हैं दे आर यूनिपोटेंट। तो ये चार तरीके के पोटेंसी है। स्टेम सेल थेरेपी रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी कि कोई बॉडी ऑर्गन डैमेज हुआ है तो वहां पे स्टेम सेल्स को डाल करके डेवलप कराया जा सकता है या पूरा का पूरा ऑर्गन रीजनरेट किया जा सकता है। एम्ब्रॉय से जब ऑर्गन जनरेट किया जाता है तो उसके कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं। अब एक नई टेक्निक आ गई है स्टेम सेल थेरेपी में, इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल थेरेपी। इसमें क्या है कि एक एडल्ट पेशेंट के बॉडी के अंदर से एक स्टेम सेल निकाला गया, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल निकाला गया, और उस स्टेम सेल को लैब के अंदर ऐसे उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है कि वो प्लूरीपोटेंट सेल बन जाता है, जस्ट लाइक एन एम्ब्रॉयो। इस तरीके के सेल को कहा जाता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल। वो एडल्ट स्टेम सेल था लेकिन उसको लैब में इस तरीके से चेंज किया गया कि वो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जैसा हो गया है, मतलब प्लूरीपोटेंट हो गया। और फिर ये एडल्ट इसी इंसान के बॉडी के अंदर से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल निकाला गया, उस मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को बना दिया गया इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल, और इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए, ब्लड सेल, बोन सेल्स, अलग अलग लीवर किडनी बनाया गया। और इस इंसान के बॉडी में जो भी ऑर्गन को रिप्लेस करने की जरूरत थी वो उसको ऑर्गन को रीडेवलप करके इसके इंसान के बॉडी के अंदर इसको फिर से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो मान लीजिए किसी का किडनी खराब हो गया है,
तो उसके बॉडी के अंदर से किसी और हिस्से से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल निकाला जाए, उसको इंड्यूस किया जाए, प्लूरीपोटेंट बनाया जाए, और फिर प्लूरीपोटेंट से लैब के अंदर किडनी बनाई जाए और फिर उसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ये सब अभी थ्योरेटिकल चीजें हैं, इस डायरेक्शन में अभी काम चल रहा है, बट ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल अंडर स्टेम सेल थेरेपी। कोई और बॉडी डोनर, ऑर्गन डोनर की जरूरत नहीं होगी। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से सोमैटिक बॉडी सेल्स यानी कि ग्रोन अप आदमी के बॉडी से ही मल्टीपोटेंट सेल को निकाल करके इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी करके उसको वापस से बॉडी ऑर्गन्स बना करके उसके बॉडी में लगाया जा सकता है, और इसमें कोई एथिकल इश्यूज भी नहीं है। भाई मेरा ही मल्टीपोटेंट सेल था, उसी को प्लूरीपोटेंट बनाया गया, उसी से ऑर्गन बनाया गया और ऑर्गन को मेरे बॉडी में लगा दिया गया, तो वेयर इज द कंसर्न, एथिकल कंसर्न इन दिस? तो जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से ऑर्गन रीजनरेशन किया जा रहा था उसके एथिकल कंसर्न्स थे, लेकिन इसके इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी के कोई एथिकल कंसर्न्स भी नहीं होंगे। सो दिस इज अबाउट स्टेम सेल थेरेपी। अब न्यूज जो है वो छोटा सा है। न्यूज सिंपल ये है कि ऑटिज्म के जो कई सारे बच्चे शिकार होते हैं, उनके माता पिता तो डेस्परेट हो जाते हैं इलाज के लिए। अब आजकल कई सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं भारत में जो क्लेम कर रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म का इलाज किया जा सकता है, बट ऐसा कोई क्लिनिकल सॉल्यूशन अभी तक साइंस की तरफ से वेल इस्टेब्लिश्ड है नहीं। बट कई सारे क्लिनिक जो हैं ऐसा क्लेम करके और फिर इलाज कर रहे हैं, पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं, जबकि इलाज सच में हो नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी डायरेक्शन में आदेश देते हुए कहा है कि नो क्लिनिक कैन क्लेम दैट स्टेम सेल थेरेपी कैन बी अ क्लिनिकल सर्विस फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बिकॉज साइंटिफिकली इट हैज बीन नॉट एस्टैब्लिश्ड दैट स्टेम सेल थेरेपी कुड क्लिनिकली रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑटिज्म। तो अगर पेरेंट्स कंसेंट दे भी दे रहे हैं बच्चे के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी परफॉर्म करने के लिए जो बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, येट इस तरीके का इलाज करना और क्लेम करना कि स्टेम सेल थेरेपी ऑटिज्म को सॉल्व कर सकता है इज नॉट लीगली वैलिड। सो इवन कंसेंट इज गिवन बाय पेरेंट्स और केयर गिवर, क्लिनिक्स कैन नॉट give stem cell therapy for autism. It is not legally valid because it is not been established by science. There is dearth of established scientific evidence on efficacy and safety of therapeutic use of stem cells in autism. तो जब साइंटिफिकली स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो एक तरीके से तो ये झाड़ फूक और भभूत वाली बात हो गई। ठीक है, हेवी नाम बोल करके बोल रहे हो कि हम ऑटिज्म का इलाज कर देंगे, लेकिन साइंस ने तो अभी तक इसको बोला नहीं है। क्लिनिक्स कैन नॉट क्लेम इट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई जस्ट होप ये टॉपिक आपको समझ आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जरूर था, मैंने अपने तरफ से कोशिश की, बायोलॉजी का टॉपिक था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। बायोलॉजी मुझे भी लिमिटेड ही ज्ञान है, मुझे जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू CPI सीरीज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। यू सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन निकालने के लिए अभी तक NSO जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है वो बेस ईयर लेता रहा है 2012। अब रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI इन्फ्लेशन को निकालने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनमें कई सारे बदलाव लाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बेस ईयर 2012 से बदल कर दिया गया है 2024। पहले रिटेल इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन निकालने के लिए 299 आइटम्स लिए जाते थे, अब नंबर ऑफ आइटम्स हैव बीन इंक्रीज टू 358। उसमें वेटेज भी काफी बदला गया, जैसे फूड एंड बेवरेजेस के वेटेज की बात की जाए तो 45% से घटा करके इसको 36% किया जाएगा, और हाउसिंग वगैरह का वेटेज थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वेटेज में भी बदलाव किया गया है। सो दिस इज द चेंज ब्रॉट बाय NSO फॉर कैलकुलेशन ऑफ CPI इन्फ्लेशन। ये जो नया मेथड है CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए, इसको अप्लाई किया जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी 2026 के लिए जो महंगाई निकल करके आएगी 10 फरवरी के आसपास, उसमें ये नए मेथड से ही इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाएगा, रिटेल इन्फ्लेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था कल के दिन, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये हमारा 4th टॉपिक रहेगा। इसकी मदद से विल बी लुकिंग इनटू ब्रीफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये आर्टिकल मैं आपके इकोनॉमिक्स के मेंस का नोट जो होगा उसमें भी ऐड कर दूंगा। ये बेसिकली आर्टिकल भारत की इकोनॉमी का इतिहास बताता है आज़ादी से लेकर के अभी तक। जैसे आज़ादी से लेकर के 1951 से लेकर के 1964 तक को इस आर्टिकल में कहा गया है द फर्स्ट फेज।
शुरुआती फेज में हमारा फोकस जो था वो पूरा पूरा नेशन बिल्डिंग पे था, सर्वाइवल पे था, क्योंकि शुरुआत में हमारा देश जो है ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग था ना मिलिटरली स्ट्रांग था। तो फूड स्कार्सिटी का भी प्रॉब्लम था। तो शुरुआती दिनों में एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे, बेसिक इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने पे, जिससे स्टील वगैरह डेवलप हो, जिससे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन्स बना पाए, इस पे फोकस था। शुरुआती दिनों पे हम अमेरिका से भी फूड ग्रेन को इंपोर्ट कर रहे थे, और अमेरिका जो हमें फूड फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारा पुअर क्वालिटी का फूड ग्रेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता था अंडर इट्स प्रोग्राम, फूड फॉर पीस प्रोग्राम, जिसको PL 460 प्रोग्राम भी कहा गया। तो शुरुआती दिनों में हम बहुत सर्वाइवल के ऊपर फोकस कर रहे थे। हमारा जो स्टेट था उसको कहा जा सकता है हैंड टू माउथ स्टेट। फिर 1962 वॉर हुआ चाइना के साथ, उसके बाद 63-64 में मॉनसून फेलियर हुआ, 65 वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। तो हम एक बात समझ गया, उसी दौरान अमेरिका ने PL 480 प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। तो हम एक बात समझ गए कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, फूड के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। तो जो सेकेंड फेज हमारा शुरू हुआ, जिसको 1965 से 84 तक का फेज कहा जा सकता है, सेकेंड फेज में भारत का फोकस था नेशनल सिक्योरिटी पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, पॉवर्टी एलिविएशन पे। पहले शुरुआती टाइम में तो नेशनल सिक्योरिटी पे एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में जब सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद से पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ पे फोकस करना शुरू किया हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद आया टर्निंग फेज, रिफॉर्म एरा ऑफ 1991, थर्ड फेज, LPG रिफॉर्म्स। और ये रिफॉर्म एरा जो है, उससे इकोनॉमी को एक पॉजिटिव थ्रस्ट मिला। देन स्टार्टेड फोर्थ फेज फ्रॉम 2001 टू 2014, जहां पे इकोनॉमी में रिफॉर्म के बाद फर्दर कंसोलिडेशन शुरू हुआ, IT इंडस्ट्री का राइज हुआ, सर्विस लेड ग्रोथ हुआ। तो सर्विस लेड ग्रोथ होने का नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हुआ, GDP तो बढ़ा, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी, क्योंकि सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी उतना है नहीं। और फिर आखिरी फेज जो है, जिसको मॉडर्न एरा फेज कहा गया, एस्पिरेशनल इंडिया फेज 2014 ऑनवर्ड, यहाँ पे अब सरकार फोकस कर रही है कि ग्रोथ तो हो, बट ग्रोथ शुड हैपन इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मैनर। तो ये जो जर्नी है इंडियन इकोनॉमी की, राइट सिंस 1947 टू 2026 या 24, ये जर्नी का ये जो आर्टिकल है, ये एक बार आप खुद भी पढ़ना, एग्जाम से पहले मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना। इससे क्या है कि किसी आंसर में या एस्से राइटिंग में थोड़ा सा आपको डेवलप करने में, इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री पता चल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करने में आसानी होगी। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी किस सिचुएशन की है, मेजर जियोपॉलिटिकल या AI इंड्यूस्ड शॉक की। इसकी सब पॉसिबिलिटी 10 से 20% ही है, लेकिन है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो हेल्थ चैलेंज है वो अंडर न्यूट्रिशन से अब चेंज हो रहा है टुवर्ड्स बिहेवियर ड्रिवन लाइफस्टाइल रिस्क। FRBM कानून से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, एक ही बार तो अचीव हुआ है 3% वाला टारगेट। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, फ्लेक्सिबल टारगेटिंग की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने जो इन्वायरमेंटल आउटलुक से रिलेटेड बात कही है, एडेप्टेशन पे ज़्यादा फोकस करने को कहा है, वो तो सही है, बट क्लाइमेट चेंज से सिविलाइजेशनल कोलैप्स होगा ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा है कि क्लाइमेट चेंज से सिविलाइजेशनल कोलैप्स नहीं होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।